का मीनिंग जानेंगे। व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए पार्टी क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, जब भी राइट और ऑब्लिगेशन पार्टी के खत्म हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अधीन बनते हैं, तो उसे हम कहेंगे इट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि पार्टी की जो लाइबिलिटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, वो फ्यूचर में उसके लिए लाइबल नहीं होगी। जो कॉन्ट्रैक्टुअल रिलेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला इसका जो मोड होगा, डिफरेंट टाइप्स मोड है जिसके हम कहेंगे कि किस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो पहला मोड आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो इट्स ए कॉमन मोड, इसे कॉमन मोड बोल सकते हैं हम। इट मे बी एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। A contract is said to be discharged by actual performance। कहने का मीनिंग, जो भी पार्टी की ड्यूटी बनती है वो उनको पूरा कर देती है। When the party to the contract perform their promises in accordance with the terms of the contract, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उनकी जो राइट्स बनती है, ड्यूटी बनती है, उन्हें पूरा कर देते हैं, तो उसे कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हेन ए एग्जांपल ले सकते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी। उसने कार सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, और बी ने उसके लिए प्राइस की बात की है। तो एज सुन एज द कार इज डिलीवर, जैसे कार डिलीवर हो जाती है और बी उसको पेमेंट कर देता है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स ए एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जब प्रोमिसर हैज ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, जब प्रोमिसर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कहता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, बट इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आ सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अंडर द डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि इट इज इफ इट इज नॉट इन्फोर्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। एक कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड में उसे इन्फोर्स नहीं किया जाता। पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ये बताया गया। लैप्स ऑफ टाइम भी क्या होता है, टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे आपको एक आपने बहुत बार सुना है कि अगर आपने किसी से अमाउंट लेनी है, कुछ उधार दिया हुआ है, अगर आप 3 साल के अंदर उसके ऊपर केस नहीं करते, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या होता है, क्रेडिटर उसके ऊपर केस नहीं कर सकता डेटर के ऊपर। डेटर इस बात से मुक्त हो जाता है उसे पेमेंट करने की, यानी कि बांध्या नहीं कर सकता, कोर्ट भी बांध्या नहीं कर सकेगा उसे। तो ये है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब इसके बाद क्या आता है, डिस्चार्ज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना, कि कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी के जो दायित्व बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम्स टू एन एंड। देन थर्ड पॉइंट आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है, इसमें डिफरेंट केसेस है जिसमें हम अच्छी तरह समझ सकेंगे। इंसॉल्वेंसी, पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द पार्टी डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस केस में भी उनके जो लाइबिलिटीज बनेगी वो उनसे मुक्त हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट डिसाइड करता है, जब मान लो कोई पार्टी है, वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस फेस करनी पड़ रही हैं, और कोर्ट ने डिसाइड ऑर्डर पास कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट है, और इस केस में क्या होता है, जो इंसॉल्वेंट हो गया वो सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से वो उसके दायित्व है जो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होते हैं, डेथ। मान लो प्रोमिसर की डेथ हो गई है। अब प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, इन केस में क्या होगा, मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है या एबिलिटी है उसके अंतर्गत, वो पर्सन की डेथ ही हो गई, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं करवाए जा सकते। राइट ऑब्लिगेशन अगर मान लो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किए जा सकते तो हो सकते थे, लेकिन ये तो क्या पर्सनल स्किल पे डिपेंड थी। इस केस में भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हो वेयर एन इंफीरियर राइट मर्जर। मर्जर का पॉइंट आता है व्हेन एन इंफीरियर राइट कॉन्ट्रैक्ट कम मर्जेस इनटू ए सुपीरियर राइट। कहता है कि मान लो कोई इंफीरियर राइट है, वो मर्ज होकर सुपीरियर राइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केसेस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो एक पार्ट टाइम लेक्चरर है, वो क्या है, फुल टाइम लेक्चरर बन गया। पहले वो पार्ट टाइम लेक्चरर था, बाद में वो फुल टाइम लेक्चरर बन गया। इससे क्या हो, जो पार्ट टाइम लेक्चरशिप थी, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, वो समाप्त हो जाएगा ड्यू टू मर्जर। अब इसके बाद आता है अनऑथराइज्ड मटेरियल एल्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि पार्टी है वो मटेरियल एल्ट्रेशन कर देती है इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल
अल्ट्रेशन का मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी अल्ट्रेशन की गई कॉन्ट्रैक्ट के दिन जो दूसरी पार्टी की अप्रूवल चाहिए थी, उसकी अप्रूवल ली नहीं गई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसमें जो भी पार्टी होती है उनकी जो दायित्व बनते हैं समाप्त हो जाते हैं। इसमें भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ए ने एक प्रोमिसरी नोट दिया है 5,000 का बी को, बी ने क्या उसमें चेंजेस करके 5,000 से 50,000 कर दिया। अब भी ए क्या करता है? 5,000 ही देगा, उसमें इससे ज्यादा नहीं दे सकता, उससे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अब है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? दोनों पार्टी ने आपस में समझौता किया है, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। चेंजेस कौन कौन से? पहला चेंजेस ये है कि नोवेशन। नवेशन का मीनिंग है नवीनीकरण करना। सेक्शन 62 में बताया गया कि जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, ठीक है, वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट पुरानी पार्टियों के बीच भी हो सकता है और सेम पार्टी भी हो सकती है और नई पार्टी भी हो सकती है, कहने का मीनिंग। और इसका कंसीडरेशन क्या होगा कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही कंसीडरेशन है पुराने की जगह। तो ये निवेशन हो जाता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना और उसकी जगह नया बना लेना। जैसे आप ये देखोगे कि ए ने बी को 7.5 लाख रुपए देने हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, और बाद में एग्रीमेंट किया गया कि ए बी सी तीनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, बी ने सी को एज ए डेटर एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो ए को डेटर नहीं मानता। इस केस में ए इन दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, ए के ऊपर कोई इस प्रकार को केस नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब बी सी से ही पैसा रिकवर करेगा। तो ये क्या हुआ? पार्टी बदल गई, कंसीडरेशन। आप देखोगे कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसीडरेशन हो गया, तो इसे बोलते हैं नोवेशन। इसके बाद आप देखते हो असेशन। सेशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी rescinded व्हेन असेशन इज विद म्यूचुअल कंसेंट। दोनों पार्टियों के बीच क्या हुआ? म्यूचुअल कंसेंट हुई है, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नेचर का हो सकता है, मान लो पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं दी गई, या किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया, तो ये क्या है? कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अग्रीव विक्टिम पार्टी होती है, एग्री आप ये कह सकते हैं, जो विक्टिम पार्टी उसके लिए इसे कैंसिल भी कर सकती है, उसके लिए जो भी उसे बेनिफिट लेने होते हैं वो ले भी सकती है, रिस्टोर भी कर सकती है, और इवन कि वो कंपनसेट के लिए भी केस कर सकती है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट पॉइंट है एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन में क्या होता है? एल्ट्रेशन में आप देखोगे क्या है कि पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके अंदर कुछ चेंजेस के लेके आ रही है। कौन कौन से चेंजेस ले आई आप देखोगे? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, कि कोई टर्म्स में चेंज लेके आई, या अमाउंट में चेंज आ गई, या गुड्स की क्वांटिटी में चेंज लेके आ गई, तो ये होता है एल्ट्रेशन। 62 में ये बताया गया व्हेन एनी चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देते हैं, तो वो रिटर्न में किया जाता है, म्यूचुअल कंसेंट में किया जाता है, तो ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एल्ट्रेशन। तो अब ये देखोगे डिफरेंट पार्ट आप देख रहे हो कि पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट आपने इनोवेशन दिया, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा होता है, फिर रिसेशन आया, ये भी म्यूचुअल कंसेंट आया, फिर इसके बाद आपने अल्ट्रेशन देखा, ये भी म्यूचुअल कंसेंट आया। इसके बाद है रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है कि लेसर अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी अमाउंट बनती है उससे हम कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी क्या होगा? इसके लिए कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है? वन agrees to accept a lesser promise, it result into discharge of the whole promises। से जो भी promise किया हुआ उससे वो मुक्त हो जाता है। जैसे आपने देखा कि ए ने बी को 10,000 रुपए देने हैं, ए बी को सिर्फ क्या करता है? 8,000 रुपए दे देता है, और बी उसे 8,000 को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे क्या होता है? पूरा डेट्स डिस्चार्ज हो गया। कहने का मीनिंग जो डेट्स है उससे मुक्त कर दिया, 10,000 की जगह 8,000 से लेकर हम काम चला लेते हैं। तो कहने का मीनिंग ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद है वेवर। वेवर का मीनिंग क्या होता है? एक तरह की माफी देना। इसमें क्या इंटेंशनल अबेंडनमेंट करते हैं, कहने का मीनिंग कुछ त्याग कर दिया जाता है, राइट को त्याग देना। ए पार्टी टू कंडक्ट में रिलीज द अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को मुक्त कर देती है ताकि आप वो उसके जो राइट बनती है, ड्यूटी बनती है, वो पूरा ना करे जाए। इसमें जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि ए प्रॉमिस टू सप्लाई गुड्स टू वाई। ए ने प्रॉमिस किया वाई को कि वह गुड्स सप्लाई करेगा, लेकिन बाद में वाई ने एग्जम्प्ट कर दिया ए को कि आप गुड्स ना सप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया? राइट को, जो उसके राइट बनते हैं उसे वेव कर दिया, वी रैप देते हैं। तो इसमें वेविंग का मीनिंग ये होता है। इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है खंडन, कॉन्ट्रैक्ट का खंडन कर देना। अब कॉन्ट्रैक्ट का खंडन कैसे होता है? मान लो जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो अपने रिफ्यूज कर देती है
कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना। जब वो फेल हो जाती है टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, तो इसे हम ब्रीच बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंटिसिपेटरी भी की जा सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है। एंटिसिपेटरी का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पार्टी डिक्लेयर हिज अटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स परफॉर्मेंस ड्यू, जो परफॉर्मेंस ड्यू होती है उससे पहले ही अपनी मंशा शो कर देती है, अपनी इच्छा जारी कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकता। तो इस केसेस में क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी। ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इसके बाद आप देखते हो, इसे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें एग्री पार्टी को राइट होता है, वो उसे कैंसिल भी मान सकती है या वह डैमेज के लिए केस भी कर सकती है। ये उस पर डिपेंड होता है, ड्यू डेट से पहले वो ड्यू डेट तक वो वेट कर सकता है। इसके बाद एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट को जिस डेट को पूरा करना है उस डेट को पार्टी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू डिलीवर द गुड्स और बाय रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, यानी कि एट द टाइम ऑफ कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, जब कंप्लीट करना है उस समय वो मना कर देते हैं, तो उस केस में उसे एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। इस केसेस में वही जो अपने पहले राइट्स मिलते हैं एग्री पार्टी को, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या सेक्शन 56 में बताया गया कि इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी में क्या असंभवता कौन सी हो सकती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसी समय वो इम्पॉसिबल था, दोनों पार्टी की नॉलेज में था, तो वो क्या होता है, वाइड होता है। जैसे एक्स ने बी को कहा कि वह ट्रेजर को ढूंढेगा, एक खजाने को ढूंढेगा बाय मैजिक, और बी ने उसे $500 देने का वादा कर लिया, तो ऐसा एग्रीमेंट इम्पॉसिबल कहा जाएगा, क्योंकि ये इनिशियली तौर पे हमें दोनों पार्टियों को पता है कि ऐसा मैजिक के द्वारा कोई खजाना नहीं ढूंढा जा सकता, तो इसे बोलेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की डिस्चार्ज हो जाना। इसके बाद है इफ नो अननोन टू द पार्टी, दोनों पार्टी अननोन है, उन्हें पता ही नहीं है, दे डोंट नो द अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, उन्हें पहले पता ही नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से आप कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे ए ने बी को कार सेल के लिए एग्री किया, ठीक है ना, लेकिन दोनों पार्टियों को पता ही नहीं है, जब वो एग्रीमेंट किया गया कार तो डिस्ट्रॉय हो चुकी ड्यू टू फायर, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड होता है। इसके बाद आप देखोगे इफ नोन ओनली टू द प्रोविजन, मान लो एक पार्टी को मना है, पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, पूरा नहीं किया जा सकता, तो उस केस में दूसरी पार्टी जब उस पर केस कर सकती है तो वो उनसे रिकवरी ले सकती है, कोई कंपनसेशन डिमांड कर सकती है। ठीक है, तो ये आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। इसके बाद है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, वो अनलॉफुल हो गया या इम्पॉसिबल हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कह सकते हैं वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये थे हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, और इससे पहले हमने डिफरेंट पॉइंट पढ़े कि किस प्रकार से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा डॉक्ट्राइन हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की कुछ वजह हो सकती है, ठीक है ना, कि विच डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसे पूरा किया जा सकता, लेकिन बाद में ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है, इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते आप। ये बाकी जो माइंड पॉइंट है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।